तो प्यारे दोस्तों, आज है 11 जनवरी 2025 दिन शनिवार और अब मध्य प्रदेश की शासकीय खबरें विस्तार से। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को भी देना होगा संपत्ति का ब्यौरा। अब प्रदेश के तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को भी अपनी अचल संपत्ति की जानकारी सरकार को देनी होगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने सोमवार को आदेश जारी करते हुए 31 जनवरी 2025 तक संपत्ति का ब्यौरा पोर्टल पर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। जो कर्मचारी ऑनलाइन प्रपत्र भरने में अक्षम हैं, उनकी मदद के लिए NIC ई ऑफिस PMU टीम बनाई गई है। टीम का हेल्पलाइन नंबर 2423 भी जारी किया गया है। आदेश के अनुसार मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1965 के तहत हर शासकीय सेवक को हर साल जनवरी में अपनी अचल संपत्ति का विवरण GAD को देना अनिवार्य है। मंत्रालयीन सेवा के तहत सहायक अनुसंधान अधिकारी व अन्य सभी कर्मचारियों को 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन दर्ज करना होगा। एम्प्लॉय प्रोफाइल का समग्र ID से सत्यापन के निर्देश। प्रदेश के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन कोष एवं लेखा के IFMIS पोर्टल के माध्यम से तैयार होता है। पोर्टल में प्रत्येक शासकीय सेवक की एम्प्लॉय प्रोफाइल बनी हुई है, जिसमें समस्त विवरण दर्ज है। संचालक कोष एवं लेखा में एम्प्लॉय प्रोफाइल को समग्र ID से सत्यापित करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में जिला कोषालय अधिकारी ने बताया कि सभी आहरण एवं श्रम वितरण अधिकारी तथा कार्यालय प्रमुख उनके अधीन पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों की एम्प्लॉय प्रोफाइल का समग्र ID से सत्यापन करके आधार संख्या से लिंक कराए। सभी शासकीय कर्मचारी एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस प्रोफाइल के माध्यम से अपनी समग्र ID को दर्ज कर सत्यापित कर सकते हैं। मंत्रालय के बाद अब जिलों में नस्तिया की ऑनलाइन चाल। प्रदेश सरकार के मंत्रालय वल्लभ भवन में नए साल में 1 जनवरी से पूर्णतः ई ऑफिस प्रणाली लागू हो चुकी है। अब मुख्य सचिव कार्यालय में कोई भी नस्ती भौतिक रूप से स्वीकार नहीं की जा रही है। सभी नस्तियों को पूर्णतः ई ऑफिस में ही बुलाया जा रहा है। अब अगले चरण में सभी विभागाध्यक्ष कार्यालयों और जिला कार्यालयों में भी ई ऑफिस प्रणाली लागू करने के लिए सरकार ने निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत सभी विभागों में कहा गया है कि 31 जनवरी तक विभागाध्यक्ष कार्यालय और 31 मार्च 2025 तक सभी जिला कार्यालयों में पूर्णतः ई ऑफिस प्रणाली लागू की जानी है। सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने सभी विभागों को लिखे पत्र में कहा कि राज्य शासन ने सभी कार्यालयों में ई ऑफिस प्रणाली लागू करने का निर्णय किया है। इसके लिए कर्मचारी मास्टर डाटा को अद्यतन करा ले। इसके लिए 7 दिन का समय दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार 1 अप्रैल से प्रदेश का कोई भी जिला कार्यालय जहां से राज्य शासन या अन्य उच्च कार्यालय को नस्ती सिर्फ ई ऑफिस से भेजी जाएगी। नई नस्ती भौतिक रूप से स्वीकार नहीं की जाएगी। बजट 2025 में सेक्शन 80C की लिमिट बढ़ाने की तैयारी। भारत के सभी केंद्रीय कर्मचारियों और सभी राज्य के करीब शासकीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज है। भारत सरकार की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की टीम कर्मचारियोों को राहत देने के मूड में है। खबर मिल रही है कि इनकम टैक्स में सेक्शन 80C की लिमिट बढ़ाने की तैयारी हो रही है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत 10 साल पहले सेक्शन 80C की लिमिट 1,50,000 रुपए निर्धारित की गई थी। तब से लेकर अब तक कर्मचारियों की कई बार वेतन वृद्धि हो चुकी है और दूसरी तरफ महंगाई भी बढ़ चुकी है, लेकिन इनकम टैक्स के सेक्शन 80C लिमिट में कोई वृद्धि नहीं की गई थी। आयकर अधिनियम की धारा 80C का उपयोग सबसे ज्यादा कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है। यह धारा व्यक्तिगत करदाताओं और हिंदू अविभाजित परिवारों को इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंस पर टैक्स छूट का दावा पेश करने की अनुमति देता है। 10 साल से अधिक समय हो गया है जब इसकी लिमिट 1,50,000 रुपए थी। तब से लेकर अब तक कोई वृद्धि नहीं की गई। अब समाचार मिल रहा है कि वित्त विभाग के अधिकारी 80C की लिमिट को बढ़ाने के लिए तैयार हो गए हैं और इसकी समीक्षा की जा रही है। अनुभवी कर्मचारियों की होगी सीधी भर्ती, बनेंगे अनुभाग अधिकारी।
प्रदेश में पदोन्नति नहीं होने के कारण कर्मचारियों के आगे बढ़ने का रास्ता बंद हो गया है। कुछ विभागों में उच्च पदों का प्रभाव दिया है, लेकिन सभी जगह व्यवस्था लागू नहीं है। अब सरकार मंत्रालय में अनुभवी कर्मचारियों को आगे बढ़ाने जा रही है। उन्हें सीधी भर्ती के माध्यम से अनुभाग अधिकारी बनने का अवसर मिलेगा। सामान्य प्रशासन विभाग में 50% से अधिक पदों पर सीधी भर्ती करने पर विचार चल रहा है। उधर पदोन्नति के पदों पर सीधी भर्ती का कर्मचारियों ने विरोध किया। सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अभी मंत्रालय की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार चल रहा है। ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया जाएगा जिससे कर्मचारियों के हित प्रभावित हो। कर्मचारियों को आगे बढ़ने का अवसर मिले, इसके लिए विचार किया जा रहा है। चूंकि पदोन्नति बंद है, इसलिए विकल्प तलाशे जा रहे हैं। दूर हो 7वें वेतनमान में व्याप्त विसंगतियां। 7वें वेतनमान में व्याप्त सारी विसंगतियों का तत्काल निराकरण किया जाए। पेंशन प्रकरणों में कम्यूटेशन की राशि 15 वर्ष के स्थान पर जब 10 वर्ष 2 माह में समायोजित हो जाती है, तो अनावश्यक 15 वर्षों तक हो रही अतिरिक्त कटौती की पुरानी प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश ट्रांसमिशन विद्युत कर्मचारी जनता यूनियन ने बैठक कर उपरोक्त मांगों को लेकर रणनीति तय की है। यूनियन के मोहन अग्रवाल एवं अखिलेश नंदन तिवारी ने जारी बयान में बताया कि बैठक में ये निर्णय लिया भी गया है कि यदि मांगों पर जल्द विचार कर निराकरण नहीं किया जाता तो आंदोलन किया जाएगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को 8-10 हजार की पेंशन नहीं देनी पड़े, इसलिए 27 साल कोर्ट में लड़ी सरकार। मौत के बाद मिला न्याय। लोक निर्माण विभाग में मिस्त्री के पद पर दैनिक वेतनभोगी के रूप में भर्ती हुए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को 8-10 हजार रुपए की पेंशन नहीं देनी पड़े, इसके लिए सरकार ने 27 साल अदालत में संघर्ष किया। खास बात यह है कि इस पर सरकार का खर्च भी 10 से 12 लाख रुपए हो गया। कर्मचारी की सरकार से लड़ते लड़ते जान चली गई, पर शासन ने कोर्ट के किसी आदेश का पालन नहीं किया। हाईकोर्ट ने नियमित करने का आदेश दिया तो रिटायर होने पर पालन नहीं किया। पेंशन मांगी तो इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने पेंशन देने के आदेश दिए तो सरकार सुप्रीम कोर्ट तक मामले को ले गई। 38 साल नौकरी करने के बाद रिटायर हुए कर्मचारी के लिए सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने दलील दी कि जिस पद पर नियुक्त किया था वह पद था ही नहीं, इसलिए उन्हें नियमित नहीं किया जाए। वहीं कर्मचारी की मृत्यु हो चुकी है तो याचिका को निरस्त कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आदेश दिए कि कर्मचारी की मृत्यु होने के बाद पत्नी को परिवार पेंशन का लाभ दिया जाए और 6% ब्याज भी चुकाने के आदेश कोर्ट ने जारी किए हैं। ज्ञापन सौंपकर बोले कर्मचारी कम वेतन में काम करना मंजूर नहीं, करो परमानेंट। ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी मोर्चा के आह्वान पर प्रदेश भर में न्यूनतम वेतन एवं नौकरी में सुरक्षा की मांग को लेकर ग्राम पंचायतों के चौकीदार, आउटसोर्स एवं अस्थायी कर्मचारियों ने भोपाल सहित सभी जिलों में कलेक्ट्रेट का घेराव किया। कर्मचारियों ने प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री के नाम एक साथ ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि कम वेतन में काम करना अब मंजूर नहीं, नियमित करने से ही बात बनेगी। उधर प्रदेश के 35 लाख से अधिक श्रमिकों को न्यूनतम पुनरीक्षित वेतन देने के आदेश जारी करने में हीला हवाली करने पर सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन ने प्रमुख सचिव श्रम आयुक्त को कानूनी नोटिस भेजा। सीटू के प्रदेश महासचिव प्रमोद प्रधान की ओर से अधिवक्ता बाबूलाल नागर ने नोटिस में लिखा कि श्रमिकों को पुनरीक्षित वेतन देने के आदेश तुरंत जारी करें। वेतन वृद्धि का भरोसा दिया, मामले की जानकारी मांगी। पशुपालन निगम के संविदा कर्मियों की हड़ताल के 6वें दिन निगम के प्रबंध संचालक डॉक्टर राजू रावत और पूर्व प्रबंध संचालक डॉक्टर HBS भदौरिया के बीच गहन चर्चा के बाद भरोसा दिलाया कि इसी हफ्ते 100% वेतन के आदेश जारी हो जाएंगे। वहीं हड़ताल के चलते निगम को रोजाना 50 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। निगम के पूर्व MD डॉक्टर भदौरिया सोमवार को अचानक निगम मुख्यालय पर पहुंचे और मौजूदा MD डॉक्टर रावत से लंबी चर्चा की। इसके बाद डॉक्टर भदौरिया संविदा कर्मियों के बीच पहुंचे और भरोसा दिलाया कि वेतन वृद्धि के आदेश को 2-4 दिन में जारी हो जाएंगे। साथ ही PF कटौती की भी शुरू होकर बकाया भी भविष्य निधि का कार्यालय में जमा करवा दिया जाएगा।
हालांकि मौजूदा एमडी डॉक्टर रावत ने लिखित में दिया कि फाइल प्रशासकीय अनुमोदन के लिए वल्लभ भवन भेजी है, जिस पर अनुमोदन के बाद ही आदेश जारी किए जाएंगे। पशुपालन मंत्री लखन पटेल ने एमडी रावत के साथ ही पूर्व एमडी भदौरिया को बंगले में बुलाकर बेवजह लटकाने पर नाराजगी जताई। सूत्रों के अनुसार मंत्री ने कहा कि संचालक मंडल से प्रस्ताव पारित हो जाने पर ही 6 माह से फाइल को वल्लभ भवन के चक्कर कटवाए गए 100% वेतन के आदेश जारी करे। दिसंबर से मिलनी थी महंगाई भत्ते की पहली किस्त, लेकिन सिर्फ मिला आश्वासन ही। प्रदेश में कर्मचारियों को दिवाली के पूर्व सौगात देते हुए बढ़े हुए 4% महंगाई भत्ते के एरियर को 4 किस्तों में देने की घोषणा की थी। इसकी पहली किस्त दिसंबर 2024 से मिलनी थी, लेकिन कर्मचारियों को अब तक इसका लाभ नहीं मिला। अब जनवरी की शुरुआत भी हो चुकी है, ऐसे में कर्मचारी इसे लेकर मांग कर रहे हैं। शासन की ओर से महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी अक्टूबर माह में की गई थी। इसके लिए जनवरी 2024 से सितंबर 2024 तक 9 माह का एरियर 4 किस्तों में देने के लिए कहा गया था। यह एरियर दिसंबर से मार्च तक दिया जाना था, लेकिन कर्मचारियों को दिसंबर में पहली किस्त नहीं मिल पाई। इसके कारण प्रदेश के कर्मचारियों को अब तक इसका लाभ नहीं मिल पाया। प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश में महंगाई भत्ते के मामले में प्रदेश के कर्मचारी अब भी 3% पीछे है। अक्टूबर में महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी की गई थी, जिससे कर्मचारी 50% भत्ते तक पहुंच गए हैं। इस दौरान तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री उमाशंकर गुप्ता ने बताया कि वित्त विभाग के आदेश जारी होने के बाद भी कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिल पाया है। इसे लेकर हम शीघ्र ही अधिकारियों से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपेंगे। साथ ही जल्द ही कर्मचारियों की अन्य समस्याओं को लेकर भी आंदोलन की रणनीति तैयार करेंगे। अपार आईडी नहीं बनाने पर 39 शाला प्रभारियों का वेतन रोका। पहली से 12वीं तक अध्ययन कर रहे छात्रों के लिए एक ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री अपार नंबर बनाया जा रहा है। इस कार्य के लिए विद्यालय प्रभारियों को अधिकृत किया गया है। विकासखंड के 39 विद्यालयों में अभी तक इस कार्य को शुरू नहीं किया गया, लिहाजा विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा ऐसे 39 शाला प्रभारियों का वेतन रोके जाने की कार्यवाही प्रस्तावित कर दी गई है। साथ ही 2 दिवस में कार्य 100% पूर्ण करने सहित विलंब का कारण स्पष्ट करने के निर्देश जारी किए गए हैं। बीईओ विनोद गुप्ता के अनुसार अपार आईडी का कार्य विभाग की प्राथमिकता का कार्य है। इसके लिए शाला प्रभारी को पूर्व में ही निर्देश दिए गए थे, किंतु 39 विद्यालयों में इसके पोर्टल पर शून्य रिपोर्ट प्रदर्शित हो रही है। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गई है। अपार की मॉनिटरिंग राज्य स्तर से की जा रही है। इसमें प्रगति न होने से विकासखंड और जिले की छवि धूमिल हो रही है, इसलिए कार्यवाही की गई है। ईपीएफओ से मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को 5 गुना करने की मांग। श्रमिक संगठनों की ओर से वित्त वर्ष 2025-26 के बजट के लिए कई अहम मांगे उठाई गई है। श्रमिक संगठनों ने ईपीएफओ के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को 5 गुना करने, 8वें वेतनमान आयोग का तत्काल गठन करने और ज्यादा अमीर लोगों पर अधिक कर लगाने की मांग की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट से पहले हुई बैठक में श्रमिक संगठनों के नेताओं ने आयकर छूट सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपए सालाना करने, अस्थायी कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना लागू करने और सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को बहाल करने की मांग उठाई है। निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश करने जा रही है। इसे लेकर वह अलग अलग क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ बजट से जुड़े तमाम मुद्दों पर बातचीत कर रही है। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारी थी। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मध्य प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारियों, पेंशनर्स, संविदा, आउटसोर्स, दैनिक वेतनभोगी सभी कर्मचारियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंचे। और दोस्तों, कमेंट कर जरूर बताएं कि आप कहां से वीडियो देख रहे हैं और किस विभाग में कार्यरत है। धन्यवाद।